Good afternoon friends, welcome to our YouTube channel Mechanical Engineering Classes. I am Prince त्यागी, lecturer Mechanical. Friends, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट और इस वीडियो में हम बात करेंगे इवेपोरेटर्स के बारे में, जिसको हम वाष्पित्र भी बोलते हैं। तो इस टॉपिक पर हम पहले भी 3 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने कंप्रेसर और कंडेंसर के बारे में डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे जो लेटेस्ट वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि है इवेपोरेटर्स के ऊपर। तो इवेपोरेटर्स या फिर वाष्पित्र, जिससे कि नाम से भी आप समझ सकते हैं कि ऐसा डिवाइस जहां पे किसी फ्लूइड का इवेपोरेशन होता है, यानी कि वो अपने लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट होती है। तो एन इवेपोरेटर लाइक कंडेंसर इज ऑल्सो ए हीट एक्सचेंजर। कंडेंसर की तरह ये भी एक हीट एक्सचेंजर है, यानी कि इसमें जो ऊष्मा है, हीट है, उसका ट्रांसफर एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड में होता है। इन एन इवेपोरेटर द रेफ्रिजरेंट boils or evaporates and in doing so absorb heat from the substance being refrigerated। तो इवेपोरेटर में होता क्या है? इवेपोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट है वो बॉयल होता है या इवेपोरेट होता है, और ऐसा करने के लिए वो हीट कहां से लेता है? वो रेफ्रिजरेटेड स्पेस से, यानी कि जो चीज हमको ठंडी करनी है, जो स्पेस जहां हमको ठंडा करना है, वहां से वो हीट लेकर आप खुद को बॉयल या इवेपोरेट करता है। क्योंकि बॉयल करने के लिए या इवेपोरेट करने के लिए किसी भी फ्लूइड को हीट चाहिए, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो वो हीट कहां से एब्जॉर्ब करता है? वो रेफ्रिजरेटेड स्पेस में से उस हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो फ्रेंड्स, इवेपोरेटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल, जो उनका काम करने का जो तरीका है उसमें 2 टाइप में वो डिवाइड होते हैं। एक है फ्लडेड टाइप, दूसरा है ड्राई और डायरेक्ट एक्सपेंशन टाइप। इनके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि उनकी जो बनावट है ट्यूब्स की इवेपोरेटर के, वो कैसी है। पहला है बेयर ट्यूब इवेपोरेटर, दूसरा है प्लेट सरफेस इवेपोरेटर, तीसरा है फिन्ड ट्यूब इवेपोरेटर। तो फ्रेंड्स, एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले है फ्लडेड टाइप इवेपोरेटर। दिस इज टिपिकली यूज्ड इन लार्ज अमोनिया सिस्टम। तो ये जो फ्लडेड टाइप इवेपोरेटर है वो हम कहां पे यूज करते हैं? ये हम यूज करते हैं जनरली अमोनिया सिस्टम्स के साथ, जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में, जहां पर रेफ्रिजरेंट हमारा यूज होता है। तो जैसे कि आप यहां पर फिगर में देख सकते हैं, हमने एक फ्लडेड टाइप इवेपोरेटर का जो डायग्राम है यहां पर दिखाया है। द रेफ्रिजरेंट एंटर्स ए सर्ज ड्रम थ्रू ए फ्लोट टाइप एक्सपेंशन वाल्व। जो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा एंट्री पॉइंट है। एक फ्लोट वाल्व यहां पर लगा हुआ है, और ये फ्लोट वाल्व जो है हमारा रेफ्रिजरेंट जो कि ये फ्लो कर रहा है उसके फ्लो को कंट्रोल करता है। फ्लोट वाल्व आपने फ्रेंड्स अपने घर में भी देखा होगा, जो पानी की टंकी आप घर में इस्तेमाल करते हैं उसमें भी जनरली एक फ्लोट वाल्व लगाया जाता है, जिससे कि जब पानी भर जाए तो वो एक अलार्म उसके साथ में अटैच कर देते हैं, और इससे हमें पता लग जाता है कि फ्लोट वाल्व से कि पानी जो है फिल हो गया है। तो ऐसा ही एक मैकेनिज्म आपके जो टॉयलेट फ्लश होती है उसमें भी फ्लोट वाल्व की मदद से ही करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो हमारी ये बॉल है जिसको हम फ्लोट बोलते हैं, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा ये फ्लोट ऊपर बढ़ेगी, और क्या होगा कि ये इस वॉल को बंद कर देगी। और जबकि उल्टा, जब इसका लेवल कम होगा तो फ्लोट धीरे धीरे नीचे आएगी और वाल्व को ओपन कर देगी, जिससे कि रेफ्रिजरेंट का फ्लो बढ़ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि इस जो ये टैंक है जिसको हम सर्ज टैंक बोल रहे हैं, इसके ऊपर से एक पाइप गया हुआ है जो कि कंप्रेसर को जाता है। तो ये ऊपर की साइड में इसलिए लगाया है फ्रेंड्स कि यहाँ पे वेपर्स जो है रेफ्रिजरेंट की, जब ये गर्म हो जाएगा तो पूरे के पूरे वेपर्स कहां इकट्ठे हो जाएंगे? ऊपर में। तो कंप्रेसर के में जो जाएंगी वो सिर्फ वेपर्स ही जाएंगी, जो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो नहीं जाएगा। इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारा ये डिलीवरी जो पाइप है इसमें रेक्टिफायर या एनालाइजर नाम के इक्विपमेंट लगा दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर थोड़ा बहुत
लिक्विड रेफ्रिजरेंट जा भी रहा है तो वहां पे वो रुक जाता है। तो द कंप्रेसर डायरेक्टली ड्रॉज द फ्लैश वेपर फॉर्म ड्यूरिंग एक्सपेंशन। तो जो यहां पर जो फ्लैश वेपर है यानी कि जो वेपर्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करता है कंप्रेसर। लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंटर द इवेपोरेटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सर्ज टैंक। जो ये टैंक है इसके नीचे से बॉटम से जो रेफ्रिजरेंट है वो कहां जाता है, वो जाता है इवेपोरेटर में। ये जो ट्यूब्स हैं ये इवेपोरेटर्स की ट्यूब्स हैं फ्रेंड्स। जब इसमें रेफ्रिजरेंट जाता है तो धीरे धीरे वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि जब ये यहां पर एंटर कर रहा है तो पूरी तरह से लिक्विड है, उसके बाद इसमें आप जो ये बबल्स देख रहे हैं यानी कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो हीट को एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे वेपोराइज हो रहा है और वेपर्स के बबल बन रहे हैं। और जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाता जाएगा इसमें जो वेपराइजेशन का जो पार्ट है वो इंक्रीज होता जाएगा और ये वापस से आ जाएगा कहां पे, सर्ज टैंक में। सर्ज टैंक पे आने में जो वेपर्स हैं वो क्योंकि उनकी डेंसिटी कम होगी, उनका घनत्व कम होगा, तो वो कहां चला जाएगा, वो ऊपर की तरफ में हल्के होने की वजह से ऊपर चले जाएंगे और जो लिक्विड है वो वापस से टैंक के लिक्विड में मिल जाएगा और ये सर्कल हमारा रेगुलरली चलता रहता है। हीट इनसाइड द ट्यूब एज हीट इज एब्जॉर्ब। तो जो ये रेफ्रिजरेंट है वो यहाँ पे बॉयल हो जाता है। द मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर बबल्स राइजेस अप अलोंग द इवेपोरेटर ट्यूब। तो इवेपोरेटर ट्यूब है उसके थ्रू बबल और जो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। तो नीचे की तरफ से सप्लाई करने का पर्पज यही है फ्रेंड्स कि अगर हम ऊपर की तरफ से यहाँ पर रेफ्रिजरेंट को एंटर कराएंगे तो वेपर्स यहीं पे इकट्ठे हो जाएंगे, जो भी वेपर्स बनाएंगे वो यहीं पे इकट्ठे हो जाएंगे और नीचे तक हमारा रेफ्रिजरेंट का फ्लो प्रॉपर नहीं होगा। तो इसीलिए क्या करते हैं कि जो इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट को नीचे से एंटर कराते हैं और जैसे जैसे गर्म होता है तो वेपर्स जो है वो ऊपर की तरफ उठती चली जाती हैं, तो एक नेचुरल फ्लो हमारा बन जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड, वेपर इज सेपरेटेड एज इट एंटर्स द सर्ज ड्रम। जैसे मैंने बताया कि जो सर्ज ड्रम में जब हमारा वेपर और लिक्विड रेफ्रिजरेंट का मिक्सचर पहुंचता है तो वेपर सेपरेट हो जाती हैं। द रिमेनिंग अनइवेपोरेटेड लिक्विड सर्कुलेट्स अगेन इन द ट्यूब अलोंग विद द कांस्टेंट सप्लाई ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द एक्सपेंशन वाल्व। तो जैसे कि हमने बताया कि जो वेपर्स हैं वो तो ऊपर की तरफ इकट्ठे हो जाएंगे जहां से कंप्रेसर उनको सक कर लेगा और जो लिक्विड हमारा रेफ्रिजरेंट है वो वापस से सर्कुलेशन में या चला जाएगा इवेपोरेटर में। जब हमारी स्टेडी स्टेट होती है, इन स्टेडी स्टेट मास फ्लो रेट फ्रॉम द एक्सपेंशन वाल्व इज सेम एज द मास फ्लो रेट टू द कंप्रेसर। तो आप यहां पे देख भी सकते हैं कि जितना कंप्रेसर हमारा वेपर को खींचेगा उतना ही लिक्विड हमारा यहां पर कम होगा। यानी कि जब हमारी एक स्टेडी स्टेट पूरे सिस्टम में आ जाएगी तो जितना मास रेफ्रिजरेंट जो है वो कंप्रेसर में जा रहा है उतना ही मास रेफ्रिजरेंट का हमारा एक्सपेंशन वाल्व से इस टैंक में आएगा। सिंस लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज इन कॉन्टेक्ट विद होल ऑफ द इवेपोरेटर सरफेस, द रेफ्रिजरेंट साइड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट विल बी वेरी हाई। क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी ट्यूब्स हैं, इवेपोरेटर की जो ट्यूब्स हैं उनमें लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, तो जो इस तरह का इवेपोरेटर होता है उसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट या फिर ऊष्मा अंतरण गुणांक जो है वो काफी ज्यादा होता है। इससे क्या फायदा होता है फ्रेंड्स कि जो एरिया हमें इवेपोरेटर का चाहिए वो बहुत ही कम में हमारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डायरेक्ट एक्सपेंशन टाइप इवेपोरेटर। In this evaporator, quantity of refrigerant supplies is so adjusted that refrigerant is converted completely into vapor as it reach at exit of the evaporator. तो इसमें जो मेन फर्क है फ्रेंड्स वो ये है कि इसमें इस तरह के इवेपोरेटर में सिर्फ उतना ही रेफ्रिजरेंट सप्लाई किया जाता है जितना कि जो एग्जिट है वहां पर पूरा का पूरा रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में इवेपोरेट हो जाए और वेपर में कन्वर्ट हो जाए। जबकि आपने जो पिछला वाला इवेपोरेटर हमने फ्लडेड टाइप डिस्कस किया था कि जब वो इवेपोरेटर से पूरी तरह से बाहर निकलता है तो उसका कुछ हिस्सा वेपर में कन्वर्ट होता है और जबकि कुछ हिस्सा लिक्विड में रहता है। तो लिक्विड वापस से टैंक में आ जाता है और वेपर कहां चला जाता है, कंप्रेसर में। जबकि जो डायरेक्ट एक्सपेंशन टाइप जो होता है इसमें सिर्फ उतना ही रेफ्रिजरेंट हम सप्लाई करते हैं इवेपोरेटर ट्यूब्स में कि जब तक वो पूरी हीट एब्जॉर्ब करे और इवेपोरेटर से बाहर जाए वो पूरी तरह से वेपोराइज हो जाए और कंप्रेसर को हमें पूरा का पूरा वेपर्स ही मिले।
दिस इवेपोरेटर इज ऑफ ड्राई टाइप सिंस सम ऑफ द ट्यूब सुपरहीट द वेपर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहां से हमारा जो रेफ्रिजरेंट यहां से एंटर हो रहा है, हमने सिर्फ उतनी ही क्वांटिटी सप्लाई की जिससे कि ये पूरा का पूरा वेपराइज हो जाए। तो ये यहाँ पे शुरू में लिक्विड एंटर करेगा, रेफ्रिजरेंट धीरे धीरे वेपराइज होगा और वेपराइज जो वेपर है उसका परसेंटेज धीरे धीरे जैसे वो नीचे आएगा ये बढ़ता चला जाएगा और लास्ट की जो ट्यूब्स हैं उसमें पूरी तरह से ये लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और बाहर निकलते निकलते ये थोड़ा बहुत इसका सुपर हीट भी हो जाएगा, क्योंकि यहां तक जो है मान लीजिए यहां तक आते आते पूरा वेपर में कन्वर्ट हो गया है, तो बाकी की जो ट्यूब्स हैं उसमें वो और हीट गेन करेगा और सुपर हीट हो जाएगा। ए थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व फीड्स द रेफ्रिजरेंट इनटू द ट्यूब। यहां पर एक थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व लगा होता है फ्रेंड्स। ये पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर एग्जिट है वहां पर एक सेंसर लगा हुआ है। ये सेंसर जो है वो टेम्परेचर को सेंस करता है और अगर यहां पर टेम्परेचर पहले से जो सेट वैल्यू है उससे ज्यादा हो जाता है तो ये सिग्नल भेजता है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व को, यानी कि हमारा जो सुपर हीट है वो ज्यादा हो रहा है, यानी कि अंदर में रेफ्रिजरेंट की कमी हो गई है। तो क्या होगा, ये यहां से वाल्व खुल जाएगा और रेफ्रिजरेंट की सप्लाई बढ़ जाएगी। ऐसे ही अगर यहां पर ये टेम्परेचर को कम सेंस करता है, यानी कि हमारा जो सुपर हीट है वो कम हो रहा है, इसका मतलब अंदर रेफ्रिजरेंट की सप्लाई ज्यादा है, तो ये फिर से एक सिग्नल यहां पर भेजेगा और वाल्व क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंशन टाइप जो इवेपोरेटर है वो फंक्शन करता है। दिस टाइप ऑफ इवेपोरेटर इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम अप टू कैपेसिटी ऑफ 150 TR। तो जो इस तरह के जो इवेपोरेटर हैं वो कौन से सिस्टम में यूज करते हैं, जिनकी कैपेसिटी 150 TR यानी कि टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के लिए ये सिस्टम हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बेयर ट्यूब इवेपोरेटर। तो जैसे कि आप नाम से ही जान सकते हैं बेयर ट्यूब यानी कि इसमें एक सिंपल ट्यूब जो है वो इवेपोरेटर में यूज करी जाती है। बेयर ट्यूब मतलब ट्यूब के ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ है, जैसे हम फिन्स लगाते हैं, प्लेट लगाते हैं, इस ट्यूब में कुछ नहीं है, ये खाली ट्यूब है, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ इवेपोरेटर। इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्स और पाइप्स मेड ऑफ स्टील और कॉपर। तो इस तरह का जो इवेपोरेटर होते हैं वो खाली एक ट्यूब्स होती हैं जिसमें एक एक्सपेंशन वाल्व लगा होता है एक सिरे पर और दूसरी तरफ ये सप्लाई करते हैं कहां, कंप्रेसर को। तो ये ट्यूब्स जो है फ्रेंड्स वो स्टील की या कॉपर की बनी हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल इज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रेफ्रिजरेंट यूज्ड। तो कौन से रेफ्रिजरेंट के साथ कौन से तरह का मटेरियल हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, ये हमने हमारे जो पिछले वीडियोस हैं उसमें हमने सिलेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट वाले में डिस्कस किया है, वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो दीज आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप एंड साइज। दीज आर जनरली यूज्ड इन हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स। तो ये हमारे कई सारे जो शेप और साइज में अवेलेबल होती हैं, क्योंकि सिंपल ट्यूब है और हमको ट्यूब्स बहुत सारी शेप और साइज में मिल जाती हैं। तो ये लेकिन ये जनरली कहाँ यूज करते हैं, जो हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स हैं, जो घरों में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स हैं छोटी कैपेसिटी के, जैसे कि हमारा रेफ्रिजरेटर हो गया या फिर हमारा एसी हो गया जो घर में हम रूम में यूज करते हैं, उन जगह पर इस तरह के जो इवेपोरेटर हैं वो यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्लेट सरफेस इवेपोरेटर। जैसे कि नाम से है कि यहां पर हम प्लेट यूज करते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड बॉन्डेड प्लेट और रोल बाउंड टाइप इवेपोरेटर। इनको हम बॉन्डेड प्लेट या फिर रोल बाउंड टाइप इवेपोरेटर भी कहते हैं। तो पहला जो है उसमें हम क्या करते हैं, टू फ्लैट प्लेट्स ऑफ मेटल यूजुअली एल्यूमिनियम आर एम्बोस्ड in such a manner that when these are welded together the embossed portion of two plates makes a passage for refrigerant of flow। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं, एक ऊपर है और एक नीचे वाली है। तो हमने क्या किया है, जो प्लेट्स हैं उनमें एक ये एम्बोसिंग कर दी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इस तरह से एक शेप दे दी है प्लेट को। ऐसे ही नीचे वाली जो प्लेट है उसको भी ये एक शेप दे दी है। फिर इन दोनों प्लेट्स को हमने साथ में लाकर जोड़ दिया है या वेल्डिंग की मदद से। तो ये क्या होगा, यहां पर एक ये पाइप की जैसी शेप बन जाएगी या एक पॉकेट बन जाएगी और इस पॉकेट में हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेंट को फ्लो करा देते हैं। दिस टाइप इज यूज्ड इन हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर। तो ये कहां पे यूज होता है, जो हमारे घरों में यूज होने वाले रेफ्रिजरेटर हैं उनमें हम इसको यूज करते हैं।
तो इसका जो यहाँ पे डिटेल्ड भी देख सकते हैं कि हमारा फ्लो है रेफ्रिजरेंट का, यहां से एंटर हुआ तो यहाँ पे ये ग्रूव बना हुआ है पूरे में ये, और पूरा इस फ्लो होते हुए यहां पर चला गया। तो इसमें फायदा क्या है फ्रेंड्स, हमें कुछ एक्स्ट्रा यहां पर एरिया मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेट है, जो ये वाला जो पोर्शन है प्लेट वाला, ये भी हमारा हीट ट्रांसफर करने में मदद करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा पोर्शन है ये वाला, ये प्लेट्स है, प्लेट्स का एरिया, यानी कि यहाँ पर भी मेटल है। तो जो रेफ्रिजरेंट है वो अपनी हीट देगा पहले इन ट्यूब्स वाले पोर्शन को, और वहां से वो ट्रांसफर हो जाएगा इस प्लेट वाले पोर्शन में, यानी कि हमारे पास ज्यादा एरिया है तो हमारा हीट ट्रांसफर बेयर ट्यूब इवेपोरेटर के मुकाबले यहां पर ज्यादा होगा। इन अनदर टाइप ऑफ प्लेट, ये दूसरे टाइप का फ्रेंड्स जो है प्लेट सरफेस इवेपोरेटर है। ए सर्पेंटाइन ट्यूब इज प्लेस्ड बिटवीन टू मेटल प्लेट्स सच दैट प्लेट्स प्रेस ऑन द ट्यूब। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे हमने पिछले वाले में देखा कि वहां तो हम प्लेट्स को ही शेप दे देते हैं और उन दोनों को जोड़कर एक ट्यूब उनके बीच में बना देते हैं, लेकिन यहाँ क्या करते हैं, अलग से ही पाइप लेते हैं। ये पाइप आपको दिख रहा है, हमने अलग से एक पाइप लिया और उनके ऊपर दो प्लेट्स लगाई और उनको आपस में जोड़ दिया, और जो प्लेट्स हैं उनके बीच की जो जगह है जो आप यहां पर देख रहे हैं, इसमें हम या तो क्या भर देते हैं, एक लिक्विड भर देते हैं जिसको हम यूटेक्टिक सॉल्यूशन बोलते हैं, या फिर इसको पूरी तरह से इवैक्यूएट कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे जो बीच में एयर है इन दोनों प्लेट्स के बीच में उसको निकाल दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो एयर की वजह से यहाँ पर एक, क्योंकि एयर कुचालक है यानी कि वो बैड कंडक्टर है हीट का, तो हमारा जो हीट ट्रांसफर है उसको कम कर देगा इसकी मदद से। तो हम यहाँ पर एयर को निकाल देते हैं या फिर यूटेक्टिक सॉल्यूशन भर देते हैं जिससे कि हमारा जो हीट ट्रांसफर है वो बढ़ जाए। Vacuum between the plate and atmospheric pressure outside presses the plates onto the refrigerant carrying tubes, making a very good contact between them. तो होता क्या है फ्रेंड्स, अगर हम जो दोनों प्लेट्स के बीच की जो एयर है उसको निकाल देंगे तो यहाँ पर इस पूरे पोर्शन में क्या होगा, यहाँ पर एक वैक्यूम बन जाएगा, और ये वैक्यूम अंदर में है और बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हवा का दबाव रहेगा। तो ये क्या होगा, ये दोनों जो प्लेट्स हैं वो जो हमारी ट्यूब्स हैं उनके चारों तरफ बहुत अच्छे से चिपक जाएंगे। If eutectic solution is filled into the void space, this also makes a good thermal contact between the refrigerant carrying tubes and the plates. और अगर हम यहाँ पर वैक्यूम ना कर इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक यूटेक्टिक सॉल्यूशन भर देंगे तो वो भी हमारा अच्छा एक थर्मल कॉन्टैक्ट बना देता है। These evaporator are commonly used in refrigerated trucks. तो इस तरह के इवेपोरेटर हम कहाँ यूज करते हैं, जो हमारे ट्रक्स हैं जिसमें हम जो पेरिशेबल गुड्स यानी खाने पीने की जो वस्तुएं हैं जैसे फल सब्जी जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, उन ट्रक्स में हम यूज करते हैं। रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स में हम दूध की सप्लाई भी करते हैं, या मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं फ्रेंड्स उनकी भी सप्लाई करते हैं, या फिर जैसे फिश हो गया, इस तरह के जो जल्दी से खराब होने वाली जो चीजें हैं उनको हम जब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो उनको रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स में हम लेके जाते हैं, तो वहां पर इस तरह के इवेपोरेटर को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फिन्ड ट्यूब इवेपोरेटर। तो जैसे कि नाम से आप देख सकते हैं फिन्ड ट्यूब, यानी कि हमारे पास ट्यूब है और ट्यूब में हमने फिन लगा दिए हैं, यानी कि कुछ हमारा एक्स्ट्रा पोर्शन हमने हीट को डिसिपेट करने के लिए यानी कि हीट को ट्रांसफर करने के लिए इसमें ऐड कर दिया है। These evaporator are used for cooling and dehumidifiing the air directly by refrigerant flowing in the tube. तो इस तरह के जो इवेपोरेटर हम कहां पे यूज करते हैं, जहां हमको डायरेक्टली एयर को कूल करना है या फिर डिह्यूमिडिफाई करना है। डिह्यूमिडिफाई मतलब उसके अंदर का जो मॉइस्चर है यानी कि जो नमी है उसको हमको निकालना है, वहां पर हम इस तरह के इवेपोरेटर को यूज करते हैं। These evaporator consist of coils placed in number of rows with fins mounted on it to increase the heat transfer area. तो इस तरह के जो रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर है उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एक ट्यूब होती है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपकी ट्यूब है, ये जो आपकी है यहाँ पर ये ट्यूब है, और ट्यूब के चारों तरफ क्या किया है, हमने फिन लगा दी है, यानी कि कुछ जो पोर्शन है हमने इसमें ऐड कर दिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है ये इस पर फिन है, ये वायर टाइप के भी हो सकते हैं या फिर छोटे छोटे जो है प्लेट टाइप के भी हो सकते हैं। वेरियस फिन अरेंजमेंट्स आर यूज्ड, ट्यूब्स विद इंडिविजुअल स्पाइरल स्ट्रेट फिन्स और क्रिम्पल्ड फिन्स वेल्डेड टू इट आर यूज्ड इन सम एप्लीकेशन लाइक अमोनिया। तो
इन ट्यूब्स के ऊपर हम एक स्पाइरल यानी कि कुंडलीदार फिन भी इस पर लगाया जाता है, जिसको हम जनरली कहाँ यूज करते हैं, अमोनिया के प्लांट्स में। फिन स्पेसिंग इज केप्ट लार्ज फॉर लार्जर ट्यूब एंड स्मॉल फॉर द स्मॉलर ट्यूब। तो जो हमारे दो फिन के बीच की जो दूरी है, वो अगर ट्यूब्स का साइज बड़ा है तो दोनों के बीच की दूरी ज्यादा होगी, और अगर ट्यूब का साइज कम है तो दो फिन्स के बीच की दूरी भी कम होगी। 50 to 500 fins per meter length of tube are used in heat exchanger। तो 1 मीटर की जो लंबाई है ट्यूब की, उसमें 50 से लेके 500 तक के फिन्स हम इस्तेमाल करते हैं। फिन्स को यूज करने का पर्पस हमारा है फ्रेंड्स कि जो हमारा हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है या ऊष्मा अंतरण गुणांक है, उसको बढ़ाया जा सके, जिससे कि हम इवेपोरेटर के साइज को कम कर सकें। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा जो इवेपोरेटर का जो टॉपिक है वो हमारा यहीं पे पूरा हो जाता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, वो करेंगे एक्सपेंशन डिवाइस के बारे में या फिर एक्सपेंशन वाल्व्स के बारे में। सो टिल देन स्टे ट्यून, थैंक यू।